बता दो, सॉल्व कर दूंगा मैं। जल्दी से जल्दी से जल्दी से आप मुझे बताइए। अरे क्या ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है? आप मुझे अच्छे से देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो? अरे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है मुझे देखने सुनने में? चलिए बहुत बढ़िया। तो बेटा आज का सेशन हमने रखा है जो 2025 यानी लास्ट ईयर का हमारा सैनिक स्कूल का एग्जाम हुआ था, हम उसके साइंस के पेपर को एक बार सॉल्व करके देखेंगे। उससे क्या होगा भैया, हमने तो अभी पूरी की पूरी तैयारी भी नहीं की, या हो सकता है आपने भी तुरंत तैयारी कर ली हो, कुछ ऐसे होंगे जिनका सिलेबस पे भी शुरू नहीं हुआ होगा। तो भैया आप क्यों करवा रहे हो? अभी अभी तो एग्जाम पास आ जाने दो, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करवाना। बेटा ये सीरीज हमने स्पेशली इस वजह से स्टार्ट की है ताकि पहली बार वो बच्चे जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता सैनिक स्कूल के एग्जाम के बारे में, उसके लेवल के बारे में, वो एक बार उन क्वेश्चंस को देख के इस बात का आइडिया ले सकें कि पेपर में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ताकि वो इस जजमेंट को और अच्छे से ले सकें कि क्या उन्हें एग्जाम उनके लेवल का है या नहीं। कई बच्चों को ये वाली प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात, अगर आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा तो वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपको हर क्वेश्चन हर ऑप्शन सब कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। आपको पता होगा सैनिक स्कूल में एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन होता है उसके चार आंसर होते हैं, आपको सही आंसर चूज करना होता है। तो मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके बाद सही ऑप्शन बताऊंगा, फिर ये भी बता दूंगा कि ये वाले ऑप्शन सही क्यों नहीं है, कि दूसरे ऑप्शन क्यों गलत है। ठीक है भाई। तीसरी बात बेटा, अगर आपकी तैयारी हो चुकी है और उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे हो, तो बेटा हम इस बार पूरे के पूरे जो साल है उनके सभी क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे। जिससे क्या होगा, आपको आइडिया होगा सिलेबस में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप देखोगे कि एक सिलेक्टेड पार्ट है जहां से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। और जब आप उन्हें वीडियोज में देख लोगे, प्लस हमारे जो क्वेश्चन पेपर हैं जो टेस्ट आपके कराएंगे उनमें भी वो क्वेश्चन इंक्लूडेड होंगे, तो आपको कुछ क्वेश्चन या फिर काफी सारे क्वेश्चन मैं कहूँ तो एक तरह से उनके आंसर याद हो जाएंगे। वो क्वेश्चन देखते ही आप उसका आंसर कर दोगे। फायदा उसका बच्चों ये हो जाएगा कि आपका एग्जाम में टाइम बचेगा, प्लस उसके साथ साथ आपको ये बात पता चलेगी कि किस तरह से, पसीना बता रहे हैं यार, प्लस उससे आपको ये बात पता चलेगी कि आपको किस तरह से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है भाई, शुरू कर दें? क्या शुरू कर दें? क्या जल्दी से आप लोग मुझे बता दो। अरे किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है अगर मैं शुरू कर दूं लेक्चर तो? चलिए, मुझे लगता है आपको किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई देखिए, आपको मेरी स्क्रीन बिल्कुल क्लियरली विजिबल है? अरे सब कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा? अरे ये हैंडसम सा आदमी नहीं दिख रहा क्या? चलिए बढ़िया बात है, दिखना चाहिए। तो बेटा आप में से जो बच्चे मुझसे ऑलरेडी पढ़े हुए हैं वो जानते हैं, जो पहली बार भी मेरी शक्ल देख रहे हैं उन्हें शायद ना पता हो। हम क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व नहीं करते, हम एक तरह से उसका गेम बना लेते हैं, कंपटीशन बना लेते हैं, जिसका नाम होता है कौन बनेगा सवालपति। करोड़पति नहीं, सवालपति। ठीक है ना भाई? कौन बनेगा सवालपति। ठीक है, जिसमें कि हम ऑप्शंस को, हम कभी भी ए को ए नहीं बोलते, बी को बी नहीं बोलते, सी को सी नहीं बोलते, डी को डी नहीं बोलते। हम ए के बदले बोलते हैं अनीता, बी के बदले बोलते हैं बबीता, सी बन जाता है चिंकी, एंड डी हो जाता है बेटा दामिनी। ठीक है ना भाई? आप में से जो बच्चे पहले से मुझसे पढ़ते होंगे उन्हें ऑलरेडी ये बात पता भी। चलिए बेटा, तो अब हम कौन बनेगा सवालपति का ये राउंड शुरू करते हैं। आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन मैं बताऊंगा, मैं उसे पढ़ दूंगा, उसका हिंदी में मीनिंग समझाऊंगा। इतने में आप देख लीजिएगा कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। कॉपी पेन लेके साथ बैठिएगा, आप उस ऑप्शन को अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, फिर आप देखिएगा कि आपका वो ऑप्शन सही गया है नहीं गया है। अगर वो ऑप्शन सही गया है बहुत बढ़िया, फिर आपको ये देखना है कि क्या आपने क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से सोचा था। और अगर क्वेश्चन आपसे गलत हो जाता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप याद रखेंगे कि ये वाले क्वेश्चन का आंसर ये जाएगा। आप उसको चाहे तो अपनी कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं। और लास्ट में वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा कि आप लोगों को कितना स्कोर आया, या फिर अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई तो वो बात भी आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में आप लोगों का रिप्लाई कर दूंगा। अरे ठीक है कि नहीं है भाई? चलिए, तो 1 करोड़ नहीं मिलेंगे भाई, कम से कम मेरे घर आ गए कि सर हमारे 1 करोड़ वापस करो, तो यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, छुपा दिया मैंने 1 करोड़। चलिए शुरू करते हैं बेटा। सेक्शन डी आता है नॉर्मली पेपर में साइंस का, बट डिपेंड करता है किसी साल अगर उनका मूड कर गया सेक्शन ए बनाने का तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। चलिए शुरू करते हैं बेटा। तो पहला क्वेश्चन आया बेटा, ट्रेमर्स आर कॉज्ड बाय द डिस्टरबेंस इन द इनर कोर क्रस्ट मेंटल आउटर कोर। जल्दी से एक बार आप लोग आंसर कीजिए, अनीता बबीता चिंकी दामिनी, क्या आएगा आंसर इसका? देखो, मुझे उम्मीद है आप सबने कर लिया होगा आंसर। देखो बेटा, सबसे पहले ये याद रखना, ये क्वेश्चन डायरेक्टली साइंस का नहीं है, ये एक तरह से ज्योग्राफी के पार्ट को टच कर रहा है। आओ मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ बेटा। देखो,
पहले एक बार अर्थ के सारे कोर्स समझ लेते हैं, कितने कोर्स वगैरह हैं अर्थ में भाई। ये हमने अर्थ बना लिया। अगर दिस इज द अर्थ, तो बेटा इस अर्थ में जल्दी से एक डायग्राम बना लेता हूँ मैं, एक मिनट किया आपको। देखो, अगर ये अर्थ है बेटा, तो इसमें तीन तरह के कोर्स हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो सबसे अंदर होता है, आप लोगों को पहले से पता होगा, अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी है, अरे पढ़ी है नहीं पढ़ी। हाँ भैया पढ़ी तो थी, पर भूल गई, कोई बात नहीं। भूल गए तो भी भाई बैठा है तो करा के। थोड़ा सा डायग्राम को देंगे। इस तरह का आप लोगों की जियोग्राफी की बुक या फिर हिस्ट्री की बुक जो होगी, उसमें एक डायग्राम बना हुआ होगा, है ना भाई। अब इसमें जरा मैं नेमिंग करके बता देता हूँ आपको। बेटा ये बिल्कुल अंदर वाला जो पार्ट है, सबसे अंदर वाला ये जो पार्ट है, इसको बोलते हैं इनर कोर। इस वाले को बोल देते हैं बेटा मेंटल। मेंटल को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो लोग आपने हिस्ट्री में बिल्कुल पढ़ा होगा। और सबसे ऊपर वाली लेयर जिस पर हम लोग रहते हैं, इस वाली लेयर को बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको, क्रस्ट। अब उन्होंने पूछा ट्रेमर्स कौन सी वाली लेयर में होते हैं। अब बेटा पहली बात तो आप में से हो सकता है कुछ बच्चों को यही ना पता हो ट्रेमर्स होते क्या है, तो मैं बता देता हूँ। कई जगहों पर जब भूकंप वगैरह आता है तो धरती फट जाती है, बिंदुओं में बट जाती है, उस जगह उन चीजों को ट्रेमर बोलते हैं। भैया नहीं समझ आया, अरे ले फोटो देख ले भाई, दिख गया। अब बताओ, ये जो धरती फटी है सबसे ऊपर वाली लेयर ही फटी है, तो यानी बेटा ट्रेमर्स जो है वो कौन सी लेयर में है? सबसे ऊपर वाली लेयर। और सबसे ऊपर वाली लेयर होती कौन सी है? क्रस्ट। बहुत बढ़िया भाई, तुझे तो सब कुछ आता है यार। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रेमर्स आर कॉज्ड बाय द डिस्टरबेंस इन द, कौन सा, क्रस्ट, यानी कि बेटा बबीता। चलिए देखते हैं क्या ऑप्शन सही था। 1 2 3, डन 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 डन, हम दिखा देते हैं ऑप्शन। चलिए भाई बी बबीता, ठीक ठीक है भाई। आओ नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। The question, the amount of heat produced on complete combustion of 1 kilogram of fuel is called। बेटा ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। कंबशन चैप्टर से एग्जामिनर को बहुत प्रेम है, उस चैप्टर से एक या दो सवाल आराम से आ जाते हैं, इसीलिए आप लोगों को याद रखना है। और कंबशन चैप्टर बहुत ही सिंपल है यार। चलिए बेटा, जो आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए पहले, उसके बाद में समझाता हूँ। देखो बेटा, हमने 1 किलो अगर फ्यूल ले लिया, और जब हमने उसमें आग लगाई, आग लगाई मतलब बोले तो कंबशन कर दिया। कंबशन कैसे होता है बेटा? ऑक्सीजन प्लस हीट। तो याद रखना हमें क्या मिलेगा? एनर्जी। अरे किसी भी चीज में आग लगती है तो एनर्जी मिलती है, समझ गए? तो बेटा वो जो एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को हम मेजर कर सकते हैं, और उसी को हम बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। क्या बोलेंगे? कैलोरीफिक वैल्यू। बेटा कुछ बच्चे पूछ सकते हैं भैया फ्यूल क्या होता है? फ्यूल वो चीज होती है जिसको बर्न करते हैं। तो 1 किलो के फ्यूल को बर्न होने पे जितनी एनर्जी मिलेगी, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी। एग्जांपल के लिए बताता हूँ, लकड़ी के जलने पर जितनी, 1 किलो लकड़ी के जलने पर जितनी एनर्जी मिलेगी, हम उसको नाप लेंगे। एनर्जी को नाप सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, जूल्स में नापते हैं। उसको बोलेंगे लकड़ी की कैलोरीफिक वैल्यू। अगर आपने पेपर को बर्न किया, पेपर को जलने पे जितनी एनर्जी मिलेगी 1 किलो पेपर की, उसको बोलेंगे पेपर की कैलोरीफिक वैल्यू। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फिर से बबीता। बहुत बढ़िया सर। चलो देखते हैं 1 2 3। बहुत बढ़िया जी, बबीता आ गया आंसर, आ गया। मैच सब्सटेंसेस इन द गिवन कॉलम ए विद द कॉलम बी। बहुत बढ़िया जी, आओ मैच करके देखते हैं। बेटा गोल्ड यानी ए का क्या हो जाएगा? पहले एक बार आप इसको करने की कोशिश करो। 1 2 3, 1 2 3, जल्दी से करो। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। अगर आपको टाइम कम लगता है कि सर और ज्यादा टाइम चाहिए, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं ना भाई। अरे मैं दिख रहा हूँ ना, या नीचे हूँ, देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। जो बेटा देखो, गोल्ड का क्या आंसर हो जाएगा बेटा? गोल्ड का यूज होता है ज्वेलरी बनाने में, तो ए का तो फोर्थ हो जाएगा। बी यानी आयरन, आयरन का यूज होता है बेटा किस में? मशीन्स बनाने में, बिल्कुल सही बात है सर, 3। और सी, सी यानी मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का यूज होता है बेटा थर्मोमीटर में। आपको नहीं पता तो मैं भी बता दूंगा। एंड बेटा कॉपर का यूज इलेक्ट्रिकल वायर्स में होता है, यानी डी यानी कॉपर, कॉपर का यूज होता है इलेक्ट्रिकल वायर यानी कि सेकंड। तो आप देखिए, ए का फोर्थ सभी में है, बी का 3 इसमें है और इसमें है, सी का 1 इसमें है, तो यानी कि आंसर आ जाएगा 4, यानी कि दामिनी। चलिए देखते हैं 1 2 3।
आंसर आया है दामिनी। ठीक है ना भाई। देखो, अगर हमारे पास एक थर्मोमीटर है, ड्रॉ कर देता हूँ। तो अजीब सा थर्मोमीटर बनाया आपने। ले भाई, कुछ सा मतलब अच्छा सा थर्मोमीटर बना लेते हैं यार। देखते हैं, अगर थर्मोमीटर की शेप मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। चलिए चलिए। हम्म, चलो इस शेप को आप थर्मोमीटर वाली शेप समझ लेना। अरे इससे भी अच्छा कर देंगे ना, रेक्टेंगल ही ले। बेटा अगर हमारे पास ये पतला सा थर्मोमीटर है, तो इसके अंदर यहाँ पर एक ग्रे ग्रे कलर का फ्लूइड भरा हुआ है, जो कि मर्क्यूरी। याद रखना, मर्क्यूरी के बारे में एक दो बातें और बता देता हूँ। एक लौता ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में मिलता है। उसके अलावा बेटा ये एक लौता मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, और यूज करते हैं थर्मोमीटर के अंदर। तो ये रहा बेटा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का सिंबल होता है बेटा Hg। पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप खुद लिखेंगे इसके आगे मर्क्यूरी। या मैं ही लिख दूं? चलो मैं ही लिख देता हूँ, कभी आप लोग समझो। और बेटा ये क्या है? थर्मोमीटर है। यहाँ पे रीडिंग्स दी दी हुई होती है 1 2 3 4 5 जैसी, है ना। और ये क्या है बेटा? थर्मोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज एन एग्जांपल ऑफ। मैग्नेट जो फोर्स लगाती है वो कौन सा है बेटा? बहुत आसान, बिल्कुल आपको पता होगा। मैग्नेट जो भी फोर्स लगाती है, क्या वो कांटेक्ट फोर्स होता है? क्या हम किसी चीज को टच करेंगे तभी मैग्नेट फोर्स लगाएगी, या दूर से भी लोहे को अट्रैक्ट कर देगी? दूर से भी कर देगी बेटा, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो यानी कि डी आ जाएगा इसका आंसर। ये तो बहुत सिंपल। तो यानी कि डी यानी दामिनी आ जाएगा इसका आंसर। ये देखो दामिनी। अरे पता है ना भाई, अगर हमारे पास ये एक लोहे का टुकड़ा है यहाँ पर, और ये हमने एक मैग्नेट ले ली, ड्रॉ कर लूं क्या मैग्नेट? ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हमने ये एक मैग्नेट ले ली है, कहाँ गई मैग्नेट हमारी? ये रही हमारी मैग्नेट, प्यारी सी बड़ी की, प्यारी सी नादान सी हमने मैग्नेट ली। तो ये इसको बिना टच करे भी अट्रैक्ट करेगी कि नहीं करेगी? अरे हाँ ना बोल भाई। ये मान लेते हैं हमारे पास मैग्नेट है, तो इसको बिना टच करे भी अट्रैक्ट करेगी। और यही फोर्स जो बिना टच करे भी अट्रैक्ट कर देती है, कॉन्टैक्ट के बिना अट्रैक्ट कर देती है, वही होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आगे बढ़िए भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ खारिफ क्रॉप? आओ बेटा, थोड़ा सा मैं आपको खारिफ क्रॉप वगैरह समझा देता हूँ, और एक ट्रिक बता देता हूँ, ताकि आप खारिफ क्रॉप, रैपिंग क्रॉप को कभी ना भूलो। वैसे इसका आंसर अगर एक बार, चलो मैं समझा देता हूँ, उसके बाद कराऊँ। जल्दी से देखिए बेटा, हमारे पास दो तो आपके सिलेबस में, वैसे अभी जैद क्रॉप आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको अभी कट करो। ठीक है ना। तो बेटा हमारे पास दो तरह की क्रॉप्स आती है, रैबी क्रॉप और खैरिफ क्रॉप। रैबी क्रॉप वो वाली होती है जो विंटर में लगाई जाती है। खारिफ बेटा याद रखना, खारिफ वर्ड का मतलब ही वाटर होता है। तो खारिफ क्रॉप वो होंगी जिन्हें वाटर की ज्यादा जरूरत है। वाटर की ज्यादा जरूरत है, इसलिए इन्हें बारिशों में, मानसून में लगाया जाएगा। ठीक है ना। राबी क्रॉप को बेटा सर्दियों में लगा लेते हैं। ठीक है जी। और राबी क्रॉप को मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, राबी क्रॉप को याद करने की। जो राबी क्रॉप आपको याद हो जाएगी, बाकी की क्रॉप खारिफ क्रॉप होगी। जल्दी से मैं आपको करा देता हूँ बेटा। तो देखो कैसे याद करना है। आपको याद रखना है राबी, प्लीज गिव मी बीएमडब्ल्यू। आप राबी से कह रहे हो प्लीज मुझे बीएमडब्ल्यू दे दो, क्या कह रहे हो? राबी प्लीज गिव मी बीएमडब्ल्यू। बेटा पी का मतलब यहां हो जाएगा पी, मटर। जी मतलब हो जाएगा बेटा ग्राम। एम मतलब हो जाएगा मस्टर्ड यानी सरसों। याद रखना मस्टर्ड है ये बेटा, मेज नहीं है। मेज नहीं, मक्का नहीं है बेटा, ये मस्टर्ड है, सरसों। ये शाहरुख खान जी के पीछे देखो लगा हुआ है ना। अच्छा जी, बी मतलब बेटा, बी मतलब यहाँ हो जाएगा बार्ली। क्यों? ठीक है ना। बीएमडब्ल्यू। अच्छा यहां से बेटा, इस वाले एम का कुछ नहीं है, आप इसको ट्रिक को ऐसे बनाओ, राबी प्लीज गिव बीएमडब्ल्यू, है ना। तो यहाँ पे मस्टर्ड आ जाएगा, और बेटा डब्ल्यू हो जाएगा बी। एक डब्ल्यू मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया। ठीक है ना। राबी प्लीज गिव, अच्छा मैं अच्छे से लिख दूं क्या एक बार नए पेज पे? देख ऐसे याद रह जाएगा ना आपको। यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ। तो आपको ट्रिक क्या बनानी है? राबी प्लीज गिव बी एम डब्ल्यू। बेटा प्लीज यानी पी वाला क्या बन जाएगा? मटर, पी।
ग्राम, जी से क्या हो जाएगा बेटा ग्राम, बेटा बी से क्या हो जाएगा बारबी। अरे लिख लो इस ट्रिक को, ये किसी ने बनाई नहीं है, मेरी खुद की बनाई हुई है, किसी बुक में नहीं लिख मिलेगी। एम यानी बेटा याद रखना, एम यानी मस्टर्ड है, इसको बच्चे मेज लिख देते हैं कंफ्यूज होके, मस्टर्ड है ये, है ना भाई, मस्टर्ड। और बेटा डब्ल्यू मतलब व्हीट, व्हीट गेहूं। तो बेटा इसके अलावा बाकी की जो क्रॉप्स होंगी वो खारिफ क्रॉप होंगी, आपको याद रह जाएगी। तो अब यहाँ पे इस वाले को आंसर करो बेटा, कौन सी खारिफ नहीं है, खारिफ कौन सी, खारिफ होती कौन सी है, कौन से होते हैं, प्लीज गिव बीएमडब्ल्यू, पी, जी, बी, एम, डब्ल्यू, ये तो होती है राबी। इनके अलावा कोई भी अगर नहीं भी है तो वो खारिफ हो। देखो बेटा ये वाली खारिफ का एग्जांपल है, सॉरी ये वाला राबी का एग्जांपल है मस्टर्ड, तो बेटा ये वाली हमारी जो हो जाएगी, ये वाली मस्टर्ड जो है, मस्टर्ड इज अ राबी क्रॉप, तो इसका आंसर आ जाएगा अनीता। ठीक है ना भाई। और बेटा अब मैं आपको ये वाली क्रॉप भी समझा देता हूँ, जैद जिन पर मैंने कट लगाया था। बेटा जैद क्रॉप गर्मियों में लगाई जाती है और बहुत आसान है इनका एग्जाम्पल याद करना, बहुत आसान है जैद क्रॉप का एग्जाम्पल याद करना। देखो लिखो जैद, जैद क्रॉप का एग्जाम्पल देखो कितना आसान है। देखो तरबूज, अरे गर्मियों में तरबूज आता है नहीं आता, खरबूज, तरबूज, खरबूज और खीरा। अरे खीरा जानते हो नहीं जानते, सर हम तो तरबूज खरबूज भी नहीं जानते, हम तो अंग्रेज बच्चे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, इंग्लिश को भेज देते हैं भाई। तो तरबूज को बोल देते हैं बेटा वाटरमेलन, खरबूज मतलब हो जाता है बेटा मस्क मेलन, और बेटा खीरा मतलब हो जाता है क्यूकम्बर। अरे अब तो याद रह जाएगा, जैद क्रॉप भी वैसे आपके सिलेबस में नहीं है जैद, बट मैंने फिर भी आपको एक बार बता दिया। तो रावी याद रखोगे, रावी के एग्जांपल, रावी प्लीज की बीएमडब्ल्यू। आप जैद के एग्जांपल याद रख लोगे, बस हो गया आपका, जो इनके अलावा बाकी जितनी भी क्रॉप्स होंगी वो खारिज हो जाएंगी। चलिए आगे देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट बी, बेटा याद रखना जब भी क्वेश्चन में ऐसा आता है ना नॉट वगैरह, तो उस पर ऐसे करके सर्कल लगाया पेंसिल से तुरंत, पेंसिल पेन जो भी आपके पास हो, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, नॉट पूछा हुआ है। इसमें भी देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी अ कॉज ऑफ पासिंग एचआईवी, वायरस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन को नॉर्मल पर्सन। बेटा एचआईवी वायरस का नाम है, और उस वायरस की वजह से जो बीमारी होती है उस बीमारी का नाम है बेटा एड्स, ये बात याद रखना। बेटा याद रखना एचआईवी कब नहीं होता, एचआईवी हैंडशेक करने से नहीं होता, है ना, एचआईवी डायरेक्ट कांटेक्ट से हो सब नहीं होता, एचआईवी होता है बेटा सेक्सुअल कांटेक्ट से, एचआईवी होता है सेक्सुअल कांटेक्ट से। और बेटा एचआईवी दूसरा हो सकता है सिरिंज से, मान लीजिए किसी ड्रग्स के पेशेंट, किसी एचआईवी के पेशेंट ने ड्रग्स के लिए अपने इंजेक्शन लगाया ड्रग्स का, और वही इंजेक्शन दूसरे व्यक्ति ने भी लगा दिया, तो उसका ब्लड जो इस सिरिंज की नीडल पे लगा था अब वो दूसरे व्यक्ति की बॉडी में चला जाएगा, तो बेटा सिरिंज से भी फैल सकता है। और बेटा दूसरी बात, सिरिंज समझते हो ना भाई, इंजेक्शन। और भाई तीसरी बात, अगर किसी मदर को एचआईवी है और वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करती है, तो मदर से बेबी के अंदर भी फैल सकता है। आपके लेवल पर यही आपको याद रखने हैं। अब आओ देख लेते हैं किससे एचआईवी नहीं फैलता। तो हैंडशेक करने से नहीं फैलता, बिल्कुल सही बात है बेटा। मदर से, इन्फेंट मतलब होता है बेटा बेबी, मदर से इन्फेंट में फैल सकता है, नीडल शेयर करने से भी फैल सकता है, और बेटा सेक्सुअल कांटेक्ट से भी फैल सकता है। तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा नहीं, किससे नहीं फैलता, यानी कि ए यानी अनीता से नहीं फैलता, हाथ शेक करने से नहीं फैलेगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़िए। मेजर कंपोनेंट ऑफ सीएनजी, बेटा याद रखना सीएनजी की फुल फॉर्म तो आपको यहाँ लिखी हुई है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है ना भाई, सीएनजी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसके साथ साथ बेटा आपको याद रखना है सीएनजी का मेन कंपोनेंट होता है CH4 यानी कि मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा CH4। ठीक है ना बेटा, मीथेन गैस बहुत अच्छी तरीके से चलती है बेटा मीथेन गैस। और बेटा याद रखना मीथेन गैस सीएनजी में 78% से 92% तक हो सकती है। सीएनजी के अंदर डिपेंड करता है किस क्वालिटी की अपने सीएनजी की, जितनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की सीएनजी होगी उतनी ही ज्यादा मीथेन गैस आ जाएगी, तो इसलिए इसका आंसर रहेगा मीथेन। कार्बन मोनोऑक्साइड तो बेटा कंबशन को सपोर्ट ही नहीं करती, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी कंबशन को सपोर्ट नहीं करती, ऑक्सीजन हम नेचर से लेते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड शायद थोड़ी सी मात्रा में होती भी है, बट आपको याद रखना है मेन कंपोनेंट तो मीथेन। ठीक है ना भाई, तो ए आ जाएगा इसका आंसर, यहाँ पे मैंने शायद ही लिख कर भी लगा दिया।
नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती ही नहीं बेटा, ठीक है ना। देखो 85 to 98%, यहाँ आप सही कर लो इसको, 85 से 98%। वैसे आप अगर वो याद ना भी रखो परसेंटेज, क्योंकि आप लोगों की बुक्स में नहीं है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आ जाइए भाई, तो आगे बढ़ते हैं। कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद डैश एंड प्रोड्यूस हीट। बेटा अभी 1 मिनट पहले मैंने बताया था, कंबशन में हम क्या करते हैं, हम फ्यूल लेते हैं। फ्यूल क्या होता है बेटा, किसी भी चीज, जिस चीज को जलाया जाए उसे फ्यूल बोलेंगे। हम फ्यूल लेते हैं, ऑक्सीजन की मदद से उसमें आग लगा देते हैं, और बेटा वहां पर हमको मिलती है एनर्जी या फिर हीट। अरे एनर्जी, हीट का ही, हीट जो है एनर्जी की वजह से ही मिलती है हमें। आप आग के ऊपर हाथ ऐसे करो, हाथ गर्म होगा होगा या नहीं होगा, बेटा एनर्जी है, एनर्जी की वजह से हमें हीट मिल रही है। तो बेटा कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, सी, यानी कि चिंगी, है ना भाई। कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर नहीं होगा, कंबशन को सपोर्ट नहीं करती। कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं होगा, और बेटा नाइट्रोजन भी नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों ही कंबशन को सपोर्ट नहीं करते। आ जाओ आगे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनिमल सेल, कौन सा एनिमल सेल का पार्ट नहीं होता। बेटा जल्दी से मुझे बताओ। साइटोप्लाज्म बेटा हर सेल में होता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस हर सेल में होता है, सेल मेम्ब्रेन हर सेल में होता है, सेल वॉल वो पार्ट है जो कि प्लांट सेल में मिलता है और एनिमल सेल में नहीं मिलता। बेटा याद रखना, सेल वॉल प्लांट सेल के अलावा फंजाई के अंदर भी मिलता है। तो इसका आंसर आ जाएगा दामिनी। ठीक है, एक बार मैं आपको बता देता हूं। इफ दिस इज एन एनिमल सेल, तो बेटा ये उसके अंदर अगर न्यूक्लियस है, ये अंदर साइटोप्लाज्म हो गया, और ये उसका सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया, और ये उसका न्यूक्लियस हो गया। अगर बेटा हमको बनाना है, अगर हमको बनाना है प्लांट सेल, तो ये तीनों चीजें तो उसके अंदर भी होंगी, ये तीनों चीजें तो प्लांट सेल के अंदर भी होंगी, परंतु प्लांट सेल के पास एक एक्स्ट्रा चीज भी होगी। ये तीनों चीजें तो प्लांट सेल के पास भी है, बट एक एक्स्ट्रा चीज और है उसके पास, और वो एक्स्ट्रा चीज है, क्या है बेटा वो एक्स्ट्रा चीज, वो एक्स्ट्रा चीज है सेल वॉल। ठीक है ना भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा इसके अलावा अगर कोई पार्ट पूछ ले, वो जो प्लांट सेल में है एनिमल सेल में नहीं, चलो मैं लिखवा देता हूँ। देखो यहाँ पर देखेंगे एसी यानी एनिमल सेल, यहाँ देखेंगे पीसी यानी प्लांट सेल। कैसी चीजें जो प्लांट सेल के पास है एनिमल सेल के पास नहीं है बेटा, वो चीजें क्या है बेटा, एक तो सेल वॉल मैंने आपको बता दिया, सेल वॉल प्लांट सेल के अलावा बेटा फंजाई के सेल के पास भी होता है। दूसरी चीज है बेटा प्लास्टिड, ठीक है। और बेटा तीसरी चीज आप लिख सकते हो, वैसे वो प्लास्टिड का टाइप ही है बट फिर भी आप लिख लो, वो है बेटा क्लोरोप्लास्ट। ये तीनों चीजें प्लांट सेल के पास होती है, एनिमल सेल के पास नहीं होती। तो एनिमल सेल के पास ये तीनों चीजें क्या है, एब्सेंट। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड, आओ बेटा मैं एक बार समझा देता हूँ। दो तरह के एनिमल होते हैं बेटा, बर्थ की इस बेसिस पे कि वो बर्थ कैसे देते हैं। एक होता है ओविपेरस, और एक होता है विविपेरस। बेटा विविपेरस वो होते हैं जो कि यंग वंस को जन्म देते हैं, जैसे कि डॉग, डॉग अंडे तो नहीं देता भाई, है ना। जैसे ह्यूमंस, ह्यूमंस भी डायरेक्टली यंग वंस को जन्म देते हैं, जैसे कैट। और बेटा ओविपेरस वो एनिमल्स होते हैं जो एग ले करते हैं, और फिर एग से बाद में बच्चा निकलता है, जैसे कि चिकन, जैसे कि स्नेक। भैया याद कैसे रखेंगे, हम तो भूल जाते हैं। मैंने कहा देखो ओविपेरस में ओ आ रहा है, और बेटा ओ है गोल, अंडे की तरह, और अंडा भी गोल होता है, तो आप याद रख लेना कि ओविपेरस मतलब जो एग ले करते हैं। बट हमसे क्या पूछा बेटा, जो यंग वंस को जन्म देते हैं, और यंग वंस को जो जन्म देते हैं उन्हें बोलते हैं विविपेरस। तो यानी हमारा इसका आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 4, है ना भाई। चलिए डी दामिनी आ जाएगा हमारा आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। स्पेशल शेप्स आर गिवन टू ऑब्जेक्ट मूविंग इन फ्लूइड टू। बेटा आओ इस ऑप्शन को मैं आपको समझा देता हूँ। पहले हम समझते हैं कि फ्लूइड का मतलब क्या होता है। बेटा फ्लूइड का मतलब होता है हर वो चीज जो फ्लो कर सके, बह सके। बेटा ऐसी दो चीजें हैं, यानी कि एयर, या फिर लिख लेते हैं गैस,
गैस और लिक्विड फ्लो कर सकते हैं बेटा, सॉलिड छोड़ के यानी सब कुछ फ्लूइड है। तो याद रखना बेटा, कई बच्चे सोचते हैं सिर्फ लिक्विड को फ्लूइड बोलते हैं, गैस को भी फ्लूइड बोलते हैं। अब किसी भी चीज को मूव करने के लिए फ्रिक्शन को कम करना है, और अगर फ्रिक्शन को कम करना है तो स्पेशल शेप दे देते हैं चीजों को, ताकि उनके ऊपर फ्रिक्शन कम लगे, ताकि उनके ऊपर फ्रिक्शन कम लगे। एग्जाम्पल दिखाओ भैया, मैंने कही रही, इस कार की शेप, ये कार को मूव करना है तो एयर में मूव करेगी भाई, हम लोग भी एयर में ही है। तो बेटा इस कार को ध्यान से देखो, तो इसकी शेप आगे से इस तरह से दी हुई है ताकि जो फ्रिक्शन है वो कम से कम लगे पॉइंटेड सरफेस पे। तो एयर जो आ रही है ये घूमे की फॉर्म में दिखाई गई है, ऊपर की तरफ चली जाएगी या नीचे की तरफ चली जाएगी, जिसकी वजह से कार और तेजी से मूव करेगी। आपने ऐसा ही एरोप्लेन के केस में भी देखा होगा। अगर ये एरोप्लेन है, अच्छा सर थोड़ा मेरे साथ सपोर्ट करें, इसको एरोप्लेन ही माने, है ना। अगर ये एक एरोप्लेन है तो बेटा आपने देखा होगा इसकी शेप भी आगे से ऐसी ही। अगर आप सबमरीन्स को देखें जो पानी के अंदर मूव करती हैं, तो उनकी शेप भी आगे से थोड़ी इस तरह की होती है। अरे होती है कि नहीं होती भाई, गूगल करके देख लेना होगा, ठीक है ना। अगर एक सबमरीन है तो उसकी शेप भी आगे से ऐसी होती है ताकि जो फ्लूइड है उसमें वो आराम से मूव कर सके। तो क्यों दिया जाती है बेटा स्पेशल शेप, ताकि फ्रिक्शन कम हो सके, यानी कि बेटा टू मिनिमाइज फ्लूइड फ्रिक्शन, यानी कि चिंकी इसका आंसर चला जाए। बहुत बढ़िया भैया, आगे बढ़ो। आइडेंटिफाई द मेजर यूज टू लिमिट नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्या करना चाहिए बेटा। नॉइज पॉल्यूशन को कम करने का तरीका एक ये है कि मान लीजिए ये रोड है, आप इस रोड की साइड में पेड़ लगा दीजिए, उससे क्या होगा बेटा, पेड़ नॉइज को अब्सॉर्ब कर लेंगे। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या होता है बेटा, अगर आपको एक रूम में नॉइज पॉल्यूशन कम करना है या नॉइज कम करनी है, तो साउंड चैप्टर में पढ़ाया था, आप उसमें फ्लफी और सॉफ्ट चीजें लगा दीजिए। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या तरीके। मिनिमाइज द यूज ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न, बिल्कुल सही बात है बेटा, गाड़ियों में हॉर्न का यूज करने कम कर। ट्रीज लगा दो रोड के साइड, बिल्कुल सही बात है बेटा, वो साउंड को अब्सॉर्ब कर लेंगे। इंस्टॉलिंग साइलेंसिंग डिवाइस इन एयरक्राफ्ट इंजन, एयरक्राफ्ट के इंजन में साइलेंसर्स लगा दो, बिल्कुल सही बात है बेटा, इससे भी नॉइज कम हो जाएगी। कटिंग डाउन ट्रीज इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, बेटा ट्रीज कम करेंगे तो शोर और ज्यादा बढ़ जाएगा, वो अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, अनीता कविता चिंकी, तो ABC, यानी कि दामिनी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि तो आओ देख लेते हैं एक बार, हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज, बेटा प्लेन मिरर की इमेज को याद रखना। प्लेन मिरर वो होता है जिसमें आप अपनी शक्ल देख के बोलते हो कि मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं क्या करूं, वही वाला एक मिरर होता है प्लेन। तो ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है बेटा पेपर में, आप डायरेक्टली इसको याद रखेंगे कि प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो होती है बेटा वर्चुअल, प्लेन मिरर हो गया अच्छे से। बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बनती है वो वर्चुअल बिहाइंड मिरर, और बेटा सेम साइज की बनती है। ऐसा नहीं होता प्लेन मिरर में कि आपने अपने हाइट देखी तो आपकी हाइट लंबी या छोटी हो जाएगी ना, तो सेम साइज की। ऑब्जेक्ट की हाइट चेंज नहीं होती बेटा, HT मतलब हाइट, या पूरा लिख, चलो पूरा ही लिख देता हूँ, कभी तुम लोग कंफ्यूज हो। और देखो ऑप्शन बेटा, रियल नहीं बनती बेटा, गलत हो जाएगा, रियल नहीं बनती गलत हो जाएगा। वर्चुअल बनती है बिहाइंड द मिरर, एनलार्ज, बड़ी नहीं बनती बेटा, सेम साइज की बनती है। वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड सेम साइज, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा D, यानी कि दामी। बहुत बढ़िया भैया, यही आंसर है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव विद वाटर, बेटा रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी पड़ेगी, उससे आप पता कर पाओगे कि पानी के साथ सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है। और रिएक्टिविटी सीरीज लिख लेते हैं बेटा, क्या रिएक्टिविटी सीरीज, केदार, नाद, का, माली, आलू, जरा, पीके, पकाता, है, कॉपर, मर्क्यूरी का सिंबल Hg, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, तो अब आप देख लो जो सबसे ऊपर आ रहा होगा बेटा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, सोडियम यानी Na। कोबाल्ट CO इस लिस्ट में नहीं है, बट आपको याद रखना है इस लिस्ट वाले ही क्वेश्चन ऑप्शन आपका मैच होगा, तो आपको बाकी की चिंता नहीं करनी। फॉस्फोरस यानी P, जिंक यानी Zn। सबसे ऊपर देखो इनमें कौन सा आ रहा है, जिंक ये रहा, और बेटा फॉस्फोरस तो नॉन मेटल है, काम खत्म हो गया। कोबाल्ट लिस्ट में नहीं, तो सबसे ऊपर क्या आ रहा है बेटा, ये रहा सोडियम। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका A, यानी कि अनिता। बहुत बढ़िया भैया, आगे बढ़िए। देखो बेटा इस वाले ऑप्शन को देखो, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट
passes through conducting solution। अब आओ बेटा, इसके लिए हमको एक चीज याद रखनी होगी, कंडक्टिंग सॉल्यूशन को समझ लेते हैं। इस तरह से कंडक्टिंग सॉल्यूशन होते हैं। इसमें बच्चा कई बार ये भूल जाता है कि एनोड का साइन पॉजिटिव है या कैथोड का साइन पॉजिटिव है, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक है पैनिक। क्या है? पैनिक। देखो बेटा, यहां से देखो, ये लिखा हुआ है पॉजिटिव, क्या होता है बेटा? एनोड। पॉजिटिव एनोड। और आई का, आई से कुछ नहीं है बेटा, सेंस बनाने के लिए ट्रिक बनाएंगे भी, तो नेगेटिव कैथोड। तो यहाँ से ये बात आपको याद रख जाएगी कि जो पॉजिटिव वाला है वो एनोड है, और जो नेगेटिव वाला है वो कैथोड होता है इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। उसके बाद बेटा, अब आपको ये बात याद रखनी है कि क्या होता है कि जो आयंस हैं इधर से उधर एक्सचेंज होते हैं, साथ ही इनके बीच में एक जो सॉल्यूशन डाला हुआ है, कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जब ये सेटअप बन जाता है उसके बाद वो कंडक्टिंग सॉल्यूशन क्या करता है बेटा? वो अपना कलर लूज कर देता है। फाइनली जब एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाता है तो वो अपना कलर लूज कर देता है। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, अगर हमने कॉपर सल्फेट ले लिया है कंडक्टिंग सॉल्यूशन के तौर पर, अगर हमने कॉपर सल्फेट यानी CuSO तोड़ दिया है बेटा सॉल्यूशन के तौर पर, तो वो नॉर्मली ब्लू कलर का होता है। बट जब एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाता है बेटा तो वो व्हाइट कलर का हो जाएगा, तो यानी उसने अपना कलर चेंज कर दिया। दूसरी बात बेटा, अगर कोई गैस बन रही है यहाँ पर तो बबल्स की फॉर्मेशन दिखेगी हमको, जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर कोई गैस निकली है। नॉर्मली हाइड्रोजन या क्लोरीन गैस निकलती है आपके लेवल पर। चलिए आओ देखते हैं। बबल्स में भी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन। हाँ बेटा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? ये जो लंबे लंबे से लगाए हुए हैं इनको इलेक्ट्रोड। बबल्स में भी फॉर्म्ड ऑन इलेक्ट्रोड। जी, बबल्स फॉर्म हो सकते हैं, अभी मैंने बताया हो सकता है भाई। डिपॉजिट ऑफ मेटल कैन बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड। बेटा हाँ, जब ये एक्सचेंज होंगे तो एक मेटल के ऊपर दूसरा मेटल ऐसे करके लग जाएगा, है ना भाई? तो ये भी सही बात है। देयर इज नो चेंज इन कलर इन द सॉल्यूशन। नहीं बेटा, सॉल्यूशन के कलर में तो चेंज होता है, ठीक है ना? चेंज इन कलर ऑफ द सॉल्यूशन में होकर, हाँ बेटा होता है। अब इसमें हमें बताना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो ए, बी और डी सही है। ए बी डी देखो भाई, मैंने अनीता में ए बी डी दो तीनों है, तो हमारा इसका ऑप्शन आ जाएगा अनीता यानी ए। आगे बताओ भाई। चलो, which of the following hormone helps the body to adjust to stress when one is angry, embarrassed or worried? बेटा कौन सा हार्मोन है जो हमारी बॉडी को स्ट्रेस के सिचुएशन में मैनेज करने में हेल्प करता है? करो आंसर इसका जल्दी से, फिर मैं बताता हूँ। बेटा वो हार्मोन है स्ट्रेस में जो हेल्प करता है, वो हार्मोन है एड्रेनलिन। बेटा इस हार्मोन का दूसरा नाम होता है फाइट एंड फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट हार्मोन। आप सड़क से जा रहे थे और आप अपने फ्रेंड के घर पहुंचने वाले थे। आपने रास्ते में देखा कि आपकी फ्रेंड की गली का वो जो खूंखार कुत्ता था ब्लैक कलर का, वो बैठा हुआ है। अब आपको उसे देखकर दो चीजें होंगी, या तो आप सोचोगे कि मैं वापस भाग जाऊंगी, आप सोचेंगे अरे इस कुत्ते ने आज मुझे भौंका, तो मैं आज अपनी स्लीपर निकाल के इसको मारूंगा या पत्थर मारूंगा। आपको सोच किस वजह से आई? एड्रेनलिन की वजह से। एग्जाम शुरू हो चुका है, बेल बज गई है, टीचर क्वेश्चन पेपर बांट रहा है, और आप देख रहे हो इधर से पहली लाइन से टीचर क्वेश्चन पेपर बांटना शुरू कर चुका है और आपका नंबर आने वाला है, और आप कह रहे हो पेपर इजी आए इजी आए। उस समय पर जो आपको लग रहा है वो एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से ही लगता है। उसे स्ट्रेस हार्मोन बोल देते हैं, फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोल देते हैं। चलिए भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा एड्रेनलिन। अच्छा, इंसुलिन क्या करता है बेटा? इंसुलिन हमारी बॉडी में ब्लड शुगर को के लेवल को मैनेज करता है। एस्ट्रोजन क्या है बेटा? फीमेल का सेक्स हार्मोन है, जिसमें कि फीमेल में प्यूबर्टी हिट होती है, जिसकी वजह से। थायरॉक्सिन क्या करता है बेटा? मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर तो एड्रेनलिन हो जाएगा, स्ट्रेस को मैनेज एड्रेनलिन करता है, यानी कि चिंग। बहुत बढ़िया भैया, आगे बढ़िए। द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म इज कॉल्ड। आंसर करो बेटा इसका। क्या आप लोगों ने आंसर कर दिया? मैं बता देता हूँ बेटा, उसका आंसर हो जाएगा वर्मी कंपोस्ट। बेटा वर्मी कंपोस्टिंग में ये जो वर्मी वर्ड है, इस वर्ड का मतलब ही होता है वर्म। वर्म समझते हो ना, जिसको हिंदी में हम केंचुए बोल देते हैं। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है ना भाई? अनीता। चलिए आगे बढ़ते हैं।
the variety of organisms existing on Earth, their interrelationship and their relationship with the environment is what? और बेटा एक बार इन तीनों और चार ऑप्शन को समझ लेते हैं। बेटा बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? बेटा बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है जहां पर हमने वाइल्ड लाइफ को और प्लांट्स को रखा हुआ है। बायोलॉजी क्या है? बेटा लाइफ की स्टडी है। बायोस्फीयर क्या है बेटा? आप लोगों को एसएसटी में पढ़ाया होगा लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर वगैरह के बारे में। बेटा बायोस्फीयर ऐसा पार्ट है एनवायरनमेंट का जिसमें कि हम ओनली लाइफ को देखते हैं भाई, जैसे कि प्लांट को देखा, जैसे कि एनिमल को देखा, इन सभी को कवर करता है बायोस्फीयर। और आखिरी में आता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में हम क्या करते हैं? बायोडाइवर्सिटी में भाई भाई हाँ, बायोडाइवर्सिटी में ही हम रिलेशनशिप को पढ़ते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा दामिनी। बहुत बढ़िया भैया। बायोडाइवर्सिटी वर्ड को एक बार आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। बायोडाइवर्सिटी, बायो वर्ड का मतलब बेटा यहाँ पर लाइफ है। लाइफ बोले तो ऑर्गेनिज्म, और बेटा डाइवर्सिटी मतलब कि डिफरेंट या वैरायटी। तो बेटा ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप है वो ही है बायोडाइवर्सिटी, है ना। आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया? बेटा वैसे तो जीके का क्वेश्चन है बट साइंस में आ गया, बट इसको डायरेक्टली आप याद रख लीजिएगा। इसका आंसर आ जाएगा डी, यानी कि सतपुरा नेशनल पार्क। ठीक है ना भाई? यानी कि सी, सॉरी डी बोला मैंने, चिन्ह किया जाएगा इसका। ठीक है भाई? आगे बढ़िए। Many young people get acne and pimple on their face in adolescence due। एक बार इसका आंसर करने की कोशिश करो। चलिए आपने कर दिया होगा। बेटा याद रखना, एक्ने या पिंपल हमारी स्किन पे किस वजह से होते हैं? स्पेलिंग गलत हो गई, सही लिखते हैं। अरे क्या हुआ, वापस कैसे आ गए? चलिए बेटा, एक्ने या फिर पिंपल हमारी स्किन पर होते हैं जब स्वेट ऑयल के साथ मिलता है। बेटा हमारी बॉडी में और स्वेट निकलता है स्वेट ग्लैंड की वजह से, और बेटा ऑयल निकलता है सीबेशियस ग्लैंड की वजह से। ठीक है ना? तो बेटा यंग पीपल के फेस पे पिंपल और एक्ने क्यों होता है? क्योंकि उनकी बॉडी में स्वेट ग्लैंड और सीबेशियस ग्लैंड नॉर्मल लोगों से ज्यादा एक्टिव होते हैं, है ना भाई? अब देखो बेटा, सैलिवरी ग्लैंड की वजह से तो सलाइवा होता है, स्वेट ग्लैंड और सीबेशियस ग्लैंड ये वाला सही है। खाली सीबेशियस नहीं, खाली स्वेट नहीं, दोनों एक साथ। तो इसका आंसर आ जाएगा बबीता। देखते हैं भाई हमारा ऑप्शन सही है क्या? बिल्कुल जी, बिल्कुल सही ऑप्शन है। आओ आगे बढ़ते हैं। आओ मैच करते हैं बेटा, जल्दी से मैच कीजिए बेटा। कॉमेट, हेली का कॉमेट है तो सी का तो फोर्थ आ जाएगा। और बेटा स्टार सैटेलाइट, ए यानी कि मून, मून एक सैटेलाइट है। ठीक है ना भाई? और क्या नाम ले करते हैं हमारा जो है बी, कॉन्स्टिलेशन रह गया ना। तो कॉन्स्टिलेशन में बेटा हमारा चला जाएगा, देखते हैं एक बार। भाई सी का हमने किया है फोर्थ, ए का हमने किया है थर्ड, तो ए का थ्री, सी का फोर्थ, और बेटा बी यानी कॉन्स्टिलेशन है हमारी कैसियोपिया, कैसायोपिया, तो बी का वन आ जाएगा। और बेटा स्टार, स्टार है साइरस। ये देखो ये ऑप्शन थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं, इसके तो घबराना मत। तो स्टार का आ जाएगा बेटा साइरस, डी का आ जाएगा। साइरस स्टार, स्टार मुझे कमेंट्स में बताओ, अर्थ से बड़ा है या छोटा है? जल्दी से बताना मुझे एक बार कमेंट्स में आपको। अर्थ कह रहा हूँ, सन से बड़ा है या छोटा है? तो बेटा इसका आंसर ये आएगा, सी का फोर, ए का थ्री, बी का वन, और बी का और डी का दोनों का वन कर दिएगा। सॉरी यार, बी का टू लिखना है। बी का वन और डी का टू। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ए का थ्री, बी का वन, सी का फोर और डी का टू। ये वाला आंसर हमारा सही चला जाएगा। बेटा इसमें याद रखना, यही कॉमेट ऑलमोस्ट हर साल आता है। इसको पूछ देता है क्वेश्चन पेपर, है ना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है उनके लिए। चलिए वैसे ही इसका क्वेश्चन नॉर्मली आता नहीं सोलर सिस्टम का, बट चलिए देखते हैं भाई। हमारा ऑप्शन वन, ए का थ्री, सी का फोर, डी का वन। हाँ ठीक है, डी का टू।
इसका ऑप्शन अनिका आ गया। आगे चलते हैं। द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट गैसेस इन एयर, बेटा एटमॉस्फेयर में कितनी कितनी अमाउंट में गैसेस प्रेजेंट है, एक बार आप इसका आंसर करो जल्दी से, उसके बाद मैं बता देता हूँ। बेटा कई बच्चे सोचते हैं कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, नहीं बेटा, याद रखना 78% हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, और बेटा 21% ऑक्सीजन है। बेटा अगर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होती ना तो तुम यहाँ पे आग लगाता और सारी दुनिया में आग लग जाती, ठीक है ना, और बाकी की फिर रेस्ट अदर गैसेज है, ठीक है ना भाई। आओ देखते हैं। तो 78% ऑक्सीजन, 21%, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी अदर गैसेज, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं चिंकी, बिल्कुल सही बात है भैया, चिंकी आंसर आ गया। आगे देखते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरली ऑकरिंग ग्रीन हाउस गैस। नॉट पर अंडरलाइन करो, मैंने अभी आपको बताया बेटा जो नेचुरली नहीं होकर करती ना, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, N2 साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल में आपको पढ़ाऊंगा इस बारे में, तो वहां पर ये निकलती है, तो नेचुरली ऑकरिंग है। मीथेन बेटा गोबर गैस, जो काउस वगैरह होती है उनकी जो गोबर होता है उसमें से मीथेन निकलती है, तो ये भी नेचुरली ऑकरिंग है। कार्बन डाइऑक्साइड बेटा हम सांस ले रहे हैं, नेचुरली ऑकरिंग है। इथेन नेचुरली ऑकरिंग नहीं है, इथेन का फॉर्मूला मैं आपको लिखा देता हूँ। इथेन का फॉर्मूला होता है बेटा C2H6, ठीक है ना। अगर आप पूछो फिर ड्रॉ करके दिखाओ तो ऐसी सी होती है ये। हालांकि आपके सिलेबस में ये नहीं है, बट मैं फिर भी आपको बता दूं, घबराना मत। अगर आप सोचो भाई हमने तो ये नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा सी, बी, बी यानी बबीता। बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ो। मैच द ऑर्गेनिजम्स इन कॉलम वन विद देयर एक्शन इन कॉलम बी। आओ बेटा जल्दी से इस वाले को देख लेते हैं। बैक्टीरिया, बेटा हाँ, बैक्टीरिया की वजह से अभी टीबी हो जाता है, तो ए का आ जाएगा टीबी। बेटा ट्यूबरकुलोसिस में ये वाली बीमारी है टीबी वाली। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, बिल्कुल सही बात है। प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया होता है, बेटा कौन सा प्रोटोजोआ है जो मलेरिया करता है, तो उसका नाम याद रखना, पैरामीशियम। पैरामीशियम एक प्रोटोजोआ है जो कि मलेरिया करता है। अरे प्रोटोजोआ पता है ना क्या होते हैं प्रोटोजोआ, जैसे कि बेटा पैरामीशियम, अमीबा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, और बेटा वायरस की वजह से एड्स होता है। आई थिंक इस ऑप्शन में कुछ गलती है, बिल्कुल सीधे सीधे लिखे हुए आ गए, ये टाइप करते हुए इधर उधर हो गए होंगे, तो कोई बात नहीं, आप इनको डायरेक्टली जैसे मैंने बताई है वैसे मैच कर लीजिएगा। ऑप्शन क्या आया हुआ है, इसमें सी आया हुआ है, बट आप इसको जैसे मैंने बताया है वैसे आप मैच कर लीजिएगा। तो ए का फोर, हाँ इनमें ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ हो गई बेटा, तो आप इस पर ना ध्यान रखते हुए मैंने डायरेक्टली मैच कर ली है, उस पर ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू फोर मेजर ग्रुप्स एज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किन चार ग्रुप्स में डिवाइड किया है बेटा, जल्दी से बता दो मुझे। तो बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चार ग्रुप्स में डिवाइड किया है, वो है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, अरे प्रोटोजोआ अभी तो बताया ना, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, और बेटा प्रोटोजोआ के बाद आ जाएगा फंजाई, और फिर लास्ट नंबर पे क्या आ जाएगा, वायरस। नहीं, याद रखना वायरस नहीं बेटा, एंटी वायरस को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं कंसीडर करते। वायरस को आप लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो मैंने बताया होगा, या कहीं भी आपने पढ़ा हो तो आपको बताया गया होगा, वायरस तो लिविंग भी नहीं है। वायरस तो उस बाउंड्री पर आते हैं जहां पर लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वायरस को ना लिविंग कंसिडर करते हैं ना डेड कंसिडर करते हैं, इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वायरस को नहीं कंसिडर करते, याद रखना। और एल्गी में भी ऑलमोस्ट एक ही एल्गी है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उस एल्गी का नाम मैं लिखा देता हूँ, उसका नाम है क्लेमाइडोमोनास, है ना भाई। फंजाई में अगर कोई फंजाई है जिसका एग्जांपल पूछ लें तो वो है ईस्ट। प्रोटोजोआ में पूछे तो बेटा अमीबा एंड पैरामीशियम, ये एग्जांपल याद होना चाहिए बेटा आपको। अगर बैक्टीरियम में पूछे तो बेटा वही लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस यूज कहाँ होता है पता है, कर्ड बनाने के लिए, मिल्क से दही बना, दूध से दही बनाने के लिए। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, यानी कि फूड, डी, दामिनी आ जाएगा इसका। बहुत बढ़िया भैया जी, इसी के साथ हमारे सारे आंसर फिनिश होते हैं। आप चाहो तो एक बार आंसर की से पिन को टैली कर सकते हो। और भैया नमस्कार, आज के एपिसोड में इतना ही रखते हैं, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को
सब कुछ समझ में आया होगा, है ना? सब कुछ समझ आया था, नहीं आया था भाई? अगर कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और आपके जितने भी स्कोर आए हैं मुझे आप एक बार बता दीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगा है जो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आया तो आप वो क्वेश्चन भी डाल दीजिएगा, और उस क्वेश्चन को आपको कमेंट्स में एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कवर कर दूंगा, ठीक है ना भाई? आप लोग अब क्या करेंगे भैया, आपको जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं उनको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, साइंस की कॉपी में लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय बाय, लव यू ऑल।